for the Creative School, School for Quality and Innovative Education. Emba Constructions, all types of buildings, house, shop. Haji Builders and Developers, beautiful home for sale with all facilities. अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं ज़ाकिर अहमद। आज हम बात करेंगे कि एक इंजीनियर क्या एक गवर्नमेंट टीचर बन सकता है। 2 साल पहले की बात है कि 2018 में बसव कल्याण के असदुल्ला खान हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं, जो कि एक एमटेक बीएड कर चुके हैं। उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की, हाई कोर्ट में अपील की कि उन्हें टीईटी एग्ज़ाम लिखने की परमिशन दें, और उनकी अपील पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वो टीईटी एग्ज़ाम लिख सकते हैं। तो फिर 2019 में इसी फैसले की बुनियाद पर सभी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को फैसला दिया जाता है कि वो भी टीईटी एग्ज़ाम लिख सकते हैं। फिर 2020 में कर्नाटका असेंबली के अंदर एक बिल पास किया जाता है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स जो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें भी टीईटी एग्ज़ाम लिख सकते हैं, और साथ ही साथ वो हाई स्कूल के 6 to 8 क्लास में बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और गवर्नमेंट इनको अपॉइंटमेंट कर सकती है। तो जब यह फैसला गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक की तरफ से आता है तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो बीएड कंप्लीट कर चुके हैं उनके अंदर खुशी की लहर दौड़ती है, और उसी के मद्देनज़र जो डिग्री करके जो बीएड कर चुके हैं स्टूडेंट, उनके अंदर इसकी नाराज़गी दिखाई देती है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पर। हमारे साथ मौजूद हैं असदुल्ला खान ज़बी, जो कि एमटेक बीएड हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद तफ़हीम, एमटेक बीएड इन्होंने कंप्लीट कर चुके हैं, और जो दूसरे हैं एमएससी बीएड रियाज पटेल, और हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक हुसैन, एमएससी बीएड। आज हम बात करेंगे असदुल्ला खान साहब से और पूछते हैं कि एक इंजीनियर क्या एक टीचर बन सकता है। आपसे सवाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ज़ाकिर। एक इंजीनियर जो बीएड कर चुका होता है उसे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने टीईटी एग्ज़ाम लिखने की परमिशन दी है। फिर टीईटी एग्ज़ाम लिखने के बाद फिर एक और नोटिफिकेशन आता है टीचर्स जॉब हासिल करने के लिए, उसको हम सीईटी कहते हैं। अगर वो सीईटी एलिजिबल होता है तो उसे गवर्नमेंट टीचर बनने की इजाज़त दी गई है। ये गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का अभी फैसला आया है, जिसका मैं वेलकम करता हूँ। मेरा सवाल रियाज पटेल साहब से है कि जब गवर्नमेंट इन्हें परमिशन देती है कि एक इंजीनियर टीचर बनने के लिए हाई स्कूल टीचर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर सकती है और स्कूल को पढ़ा सकते हैं, 6 to 8 बच्चों को क्या है ये अच्छी तरह तालीम दे सकते हैं, तो आपका क्या ऑब्जेक्शन है इस पर? इसमें मेरा ये ऑब्जेक्शन है कि इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स वो होता है कि जॉब रेडी कोर्स है, जैसे ही कोर्स कंप्लीट करेंगे आप जॉब को जा सकते हैं। जबकि डिग्री जो होता है बीएससी या बीए जो कोर्स है वो एक डिग्री कोर्स है। असल में प्रोफेशनल कोर्स में एक जो एजुकेशन दी जाती है वो अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द मार्केट दिया जाता है। जबकि बीए बीएससी कोर्सेज में जो है सब्जेक्ट फाउंडेशन जो होते हैं, बेसिक सब्जेक्ट, उसको मजबूत किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो फैसला आया बीएड के इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बीएड करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं, हम इसके खिलाफ हैं, इसके अगेंस्ट हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि इंजीनियर्स तो चाहिए कि वो अपने जॉब इंडस्ट्रीज़ में ढूंढें, वहाँ पर अपने स्कोप को ढूंढें, क्योंकि उन्होंने बाई चॉइस उसे चॉइस किया था कि वो इंजीनियरिंग करेंगे फिर जॉब को जाएंगे। फिर उनके हालात कुछ अच्छे नहीं बन रहे हैं, जॉब जब मार्केट जब डाउन हो चुकी है तो फिर वापस वो बीएड को आ रहे हैं और बीएड को आकर जॉब लेने की कोशिश कर रहे हैं। सिद्दीक हुसैन साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ये जो गवर्नमेंट का फैसला है इस पर आपकी क्या नज़रिया है? यही कि जैसा कि रियाज पटेल साहब ने कहा, मेरा मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला यही है कि जिस तरह से अगर इंजीनियर इस फील्ड में अगर दाखिल होंगे तो अनएम्प्लॉयड तो घटने की तो कोई बात यहाँ पे नज़र नहीं आती मुझे, क्योंकि देखिए ऑलरेडी कई टीचर्स यहाँ पर जहाँ ना बेरोज़गार हैं, आप भी देख सकते हैं। और एक डाटा निकालेंगे अगर हम तो मैक्सिमम जहाँ ना टीचर्स जो है ना अनएम्प्लॉयड हैं। अब ये टीचर्स को पहले तो वैकेंसी क्रिएट नहीं हो रही और इनकी जो है ना भरपाई नहीं हो रही, तो अब यहाँ पर क्या मालूम है, हम इंजीनियर्स को एंट्री देंगे तो तब क्या होगा, फिर सिर्फ कंपटीशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट दूर नहीं हो सकता। हाँ, इसके अलावा इंजीनियर्स को हम क्या कर सकते हैं, इसके और दूसरे रास्ते खोल के, यानी कि और जो है ना इंडस्ट्रीज़ ओपन कीजिए और डेवलपमेंट सेक्टर के लिए, हाँ, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़,
तो उस तरह से अगर जॉब दे सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव हो सकता है। ये इस तरह से अल्टरनेटिव नहीं हो सकता कि हम जहाँ ना एक डिपार्टमेंट से उसको दूसरे डिपार्टमेंट में जंप करा दें। मोहम्मद तफ़हीम साहब, जैसे कि आपने एमटेक कंप्लीट किया है और आपने बीएड भी कंप्लीट किया है, तो ये आपका जब गवर्नमेंट की तरफ से आपके हक़ में फ़ैसला आता है तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं जो एमटेक किया तो वो तो मेरी ख्वाहिश थी, मेरा पैशन था कि मैं टीचिंग फील्ड में जाऊं, क्योंकि एमटेक के थ्रू भी जो है इंजीनियर्स टीचिंग में फील्ड में जा सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट अगर इस बात की अगर हमें मौका फ़राहम करती है कि आप 6 to 8 टीचिंग कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट के फ़ैसले को मैं वेलकम करता हूँ और ये हमारे लिए एक नया मौका क्रिएट हुआ है। रियाज साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे असद साहब से? मेरा ये कहना है कि असल में जो अगर थोड़ी स्टडी को पीछे लेकर जाएं, दिसंबर में हमारे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उमाकांत जी, उन्होंने ये कहा था कि असल में हमको इंजीनियर्स को क्यों अलाउ करेंगे वापस 6 to 8 में आने के लिए, वो इसलिए कि क्योंकि जो ग्रेजुएट्स हैं वो ग्रेजुएट्स टीईटी और सीईटी क्वालिफाई करके जॉब पे नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम इंजीनियर्स को भी अलाउड करेंगे ताकि वो वैकेंसीज को फिल करें। तो जिसमें अगर हम डेटा देखते हैं तो बीदर में जो 319 जो वैकेंसी जून 2019 में थे, सिर्फ 2 वैकेंसीज वहाँ पर फिल होते हैं। तो मतलब ये है कि उनका ये कहना है कि ये ग्रेजुएट्स लोगों से फिल नहीं कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि असल अगर यही वजह है तो क्यों ना गवर्नमेंट इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करे कि टीईटी का जो स्टैंडर्ड है उसको फिर से देखा जाए, कहीं उसमें कोई हार्ड तो नहीं है। फिर जैसा सीटेड होता है सेंट्रल टीईटी, उसमें ओबीसी को जो है 82 मार्क्स पे पास किया जाता है, रिजर्वेशन है, लेकिन आपको कर्नाटका में आप किसी भी कास्ट से रहो आपको 90 मार्क्स कंपलसरी लेने होते हैं। तो हो सकता है गवर्नमेंट सोचे उस पर रिजर्वेशन लाए। फिर सीईटी जो एग्जाम दिया जाता है बहुत ही हार्ड लेवल का एग्जाम होता है, उसको थोड़ा सा नीचे लाए ताकि ये जो ग्रेजुएट जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड बैठे हैं इनको जॉब मिले, ना कि आप इंजीनियर्स को लाके यहाँ पर शामिल करें। अच्छा, एक पॉइंट सर इसमें मैं बोल सकता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी देखा जाए तो दुरुस्त है कि देखिए यहाँ पे टीईटी में ऑलरेडी टीईटी इट इज़ ए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद जब आप सीईटी ले रहे हैं तो सीईटी किस बेस पे, मेरिट बेस पे जो है ना हम जो है ना टीचर्स को अपॉइंट करते थे। जब यहाँ टीईटी एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल के ले रहे हैं आप, तो फिर यहाँ पे सीईटी में फिर एलिजिबिलिटी लगाया जा रहा है। तो एक तरह से यहाँ पे क्या मालूम है, एक हर्डल पेश आ रही है टीचर्स के लिए। और इसमें मैं समझता हूँ यही एक वजह है, सिर्फ मैथमेटिक्स के टीचर्स ज़्यादा अपॉइंट नहीं हो रहे। आप देखिए दूसरे टीचर्स नहीं, स्पेशली मैथमेटिक्स के टीचर्स और साइंस के टीचर्स जो है ना वैकेंसी फुलफिल नहीं हो रहे। अब सोशल के लिए फुलफिल हो गए ऑलमोस्ट, और उर्दू के लिए फुलफिल हो गए, इंग्लिश के लिए फुलफिल हो गए, सिर्फ मैथमेटिक्स की वैकेंसी फुलफिल नहीं हो रही। इसकी वजह ये हो सकती है, मैं जो एक्सपीरियंस किया, मैं ऑलरेडी एग्ज़ाम दिया हूँ मैं, तो उसमें यह है कि आप कोई भी एग्ज़ाम लो, यहाँ तक के जो है ना फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर जो है ना मास्टर डिग्री तक कोई भी एग्ज़ाम 80 मार्क्स का पेपर होता है, या नहीं तो मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर, उसके लिए 3 आवर्स होते हैं राइटिंग के लिए। तो यहाँ पर जो है ना सीईटी में जो है ना क्या है 2 आवर्स का पेपर है, आपको 100 मार्क्स का जो है ना पेपर लिखना है, और वो क्वेश्चन रैंडमली कहीं के भी आते हैं मैथमेटिक्स के सॉल्व करने के। तो इस तरह से जो है ना पेपर को इतना टफ कर दिया गया है कि बच्चे टीचर जो है ना इसको अचीव नहीं कर पा रहे। तो ये एक रीज़न हो सकता है। जिस तरह से रियाज पटेल साहब ने एक क्वेश्चन उठाया है कि इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, और प्रोफेशनल कोर्स से प्रोफेशनल अगर अपनाए तो अच्छा रहता है, वो टीचिंग फील्ड में ना है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी तक गुफ्तगू में 3 बातें आई हैं। एक बात तो प्रोफेशनल कोर्स या इंडस्ट्रियल रेडी कोर्स की बात कही गई है इंजीनियरिंग को लेकर के। दूसरी बात है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू कम नहीं होगा इससे अगर इंजीनियर्स को अलाउ किया जाएगा, ये बात आई है। तीसरी बात जो है, कुछ सवाल इन्होंने गवर्नमेंट से किए हैं सीधा सीधा। तब मैं एक ओवरव्यू पिक्चर सामने रखूँगा ताकि चीज़ें सही से समझ आ जाएं कि अब जहाँ तक इंजीनियरिंग को प्रोफेशनल कोर्स कहा जाता है, प्रोफेशनल में अगर और बारीकी से हम देखें तो ये एक टेक्निकल कोर्स है जिसको AICTE अप्रूव करती है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजेस जुड़े होते हैं। तब इंजीनियरिंग वाकई टेक्निकल कोर्स है जिसमें हम बारीकी से तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, कंप्यूटर हो, सिविल हो, मैकेनिकल हो, टेक्निकलिटीज़ हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद 2 ऑप्शन रह जाते हैं जो भी इंजीनियर बनता है। एक ऑप्शन ये है कि वो जॉब की तलाश करे या जॉब में चला जाए इंडस्ट्री में। दूसरा ऑप्शन ये है कि वह हायर स्टडीज़ की तरफ चला जाए।
हायर स्टडीज़ में उसको मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी कोर्स करता है, एमटेक करता है। और एमटेक वही करता है जिसको रिसर्च में जाना होता है या टीचिंग करना होता है। तो मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि टेक्निकल एजुकेशन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीचिंग नहीं कर सकता है। उसका एक मकसद सिर्फ जो है जॉब करना होता है, सिर्फ वाहिद मकसद ये नहीं होता है। पहले ये बात हम अच्छी तरीके से समझ लें कि वो एमटेक करके वापस इंजीनियर्स को पढ़ा सकता है, इंजीनियरिंग लेवल कैंडिडेट्स को पढ़ा सकता है। अब उसी तरीके से बीएससी में भी प्योर साइंस होता है बीएससी, और जो लोग बीएससी में भी बीएससी को पढ़ाना चाहते हैं वो एमएससी करते हैं, एमएससी करके वापस बीएससी को पढ़ाते हैं। ये बीएससी का प्योर साइंसेस की बात है। अब हुआ क्या है, चाहे वो बीएससी हो चाहे बीई हो, इसमें बीई में हम इंजीनियर्स मैथ्स भी पढ़ते हैं, हम इंजीनियर्स साइंस भी पढ़ते हैं। साइंस में स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं, मैथ्स भी हम पढ़ते हैं। बीएससी में भी साइंस और मैथ्स पढ़ा जाता है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखिए अब बात ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में 6 to 8 को पढ़ा कौन सकता है, ये सवाल हमारे नज़दीक है। तो इस सवाल का जवाब मैं या आप नहीं दे सकते हैं। इस सवाल का जवाब वो माहिर तालीम देंगे जो तमाम कोर्सेज़ का बारीकी से मुआयना किए हुए होंगे। जैसा कि हमारे पास सेंट्रल लेवल पर नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन NCTA एक बॉडी है जो ये तय करती है कि कौन टीचर पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। तो उसने कहा कि 2016 में ये कहा कि इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स जो एमटेक करते हैं वापस आकर के पढ़ाने की जो ख्वाहिश रखते हैं, बड़े लेवल पे जो पढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं, आप वापस 6 to 8 को भी पढ़ा सकते हैं। आप जो है बीएड कर सकते हैं। बीएड इज़ अ प्योर प्रोफेशनल कोर्स, नॉट द टेक्निकल कोर्स, एक प्रोफेशनल कोर्स है बीएड। तो बीएड एक ऐसी चीज़ का नाम है कि आप बीएससी हैं, बीएड लगा दीजिए, आप टीचर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, महारत आ जाएगी टीचर बनने के लिए। आप इंजीनियर हैं, बीएड उसको लगा दीजिए तो टीचिंग पेडागोजीज वो सीखेगा। तो बीएड एक ऐसा कोर्स है जो एक इंसान को पढ़ाते कैसे हैं वो सिखाता है। तो NCTE जो मेन कंटेंट देख करके डिसाइड करती है कि कौन से कोर्सेज के एलिजिबल लोग हैं बीएड करने के लिए। तो NCTE ने 2016 में ये कहा कि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक जो भी लोग होंगे, अगर वो पढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं, टीचिंग में जाने की ख्वाहिश रखते हैं, सिर्फ नौकरी करने की ख्वाहिश नहीं रखते इंडस्ट्रीज़ में, तो वो लोग बीएड कीजिए। ये उसने इजाज़त दी 2016 में। तब 2016 में मैं वो पहला आदमी हूँ जो NCTE की उस इजाज़त को के ज़रिए मैंने बीएड में दाखिला लिया। अब बीएड मेरा हो गया। तो अब बताने का मतलब ये है कि एक ओवरव्यू ऑफ द पिक्चर ये है कि NCTE इज़ द कोर बॉडी टू डिसाइड। कंटेंट वही देखती है कि इंजीनियरिंग में अब मैं जो कंटेंट पढ़ता हूँ वो है मैथ्स और साइंस। बीएससी में भी मैथ्स और साइंस, बीएससी PCM के लोग ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं इसको, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं, हम भी फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं। हम थोड़ा सा कम फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं ज़्यादा लंबे समय तक। हम 2 साल मैथ्स पढ़ते हैं, वो 3 साल मैथ्स पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं। लेकिन ये सब मैथ्स, ये सब साइंस जब हम MSc में करके आएंगे तो BSc को पढ़ाने में मदद मिलेगा। लेकिन जब हम और लो लेवल पे जाना चाहते हैं 6 to 8, तो 6 to 8 को पढ़ाने के लिए क्या पढ़ा होना चाहिए कंटेंट वाइज, ये NCTE डिसाइड करती है, मैं या आप डिसाइड नहीं करते हैं। NCTE देखती है कि एक इंजीनियर ठीक है 1 साल तक उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा है, 2 साल तक मैथ्स पढ़ा है, तो उसने कहा कि ठीक है भैया आप बीएड करिए और पढ़ाइए। तो NCTE ने मुनासिब समझा कि ये जो कंटेंट इंजीनियरिंग के लोग पढ़े हुए हैं इतना काफ़ी है। मेरी बात मैं और एक बार दोहरा रहा हूँ, इतना कंटेंट काफ़ी है 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उसने हमको बीएड करने की इजाज़त दे दी। तो इस ओवरव्यू को हमको समझना इंतहाई ज़रूरी है कि इंजीनियरिंग का आदमी सिर्फ जॉब करने के लिए इंजीनियरिंग नहीं करता है, वो वापस भी आता है, एमटेक करता है, बीई के बच्चों को पढ़ा भी लेता है। तो ये हर जगह होता है। बीएससी में भी है तो वो एमएससी करेगा, बीएससी को पढ़ाएगा। लेकिन अब 6 to 8 तक जब आने की बात है तो बीएससी के लोग भी बीएड करेंगे, बीई के लोग भी बीएड करेंगे। तो जब बीएससी के लोग बीएड कर चुके हैं,
जब बीएड कर चुके हैं तो दोनों का कंपटीशन अब यहाँ से बराबर शुरू हो गया है। तो ये मेरा कहना है, तो इसमें अपोजिशन वगैरह की कोई ज़्यादा बात नहीं है। आपका कुछ कहना है? जैसा कि अभी असदुल्ला खान ने काफ़ी डिटेल में बात बताई कि जिस तरह से क्या एक इंजीनियर को इस फील्ड में किस तरह से महारत हासिल करी। नहीं सही है, जिस तरह से असद भाई ने बताया कि इंजीनियरिंग के लिए जो ऑप्शंस हैं जो खुले हुए हैं, या तो वो इंडस्ट्रीज़ में जाके जॉब करे या तो टीचिंग करे, तो ये दो ऑप्शन हैं। तो चॉइस जो है स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस ऑप्शन को तय करेगा। इनका और एक ऑब्जेक्शन ये है कि जिस तरह से अगर इंजीनियर को टीचर का अगर पोस्ट मिलता है, गवर्नमेंट जॉब मिलता है, तो बीएससी या फिर जो एमएससी कर जो स्टूडेंट हैं, जो बीएड पास हैं, जो टीटी लिखे हुए हैं, उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। उसको आप किस तरह से देखते हैं? हाँ, ये दूसरा पॉइंट हमारे सिद्दीक साहब ने कहा था कि पोस्ट नहीं बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। ये बात बिल्कुल सही है। ये गवर्नमेंट लेवल पे सोचने की बात है, ये हम और आप यहाँ बैठ कर के नहीं सोच सकते हैं। ये गवर्नमेंट से ज़रूर, लेकिन अभी फ़िलवक़्त कर्नाटका में 25,000 प्लस पोस्ट वैकेंट हैं, वैकेंसी है, उसको फिल नहीं किया गया है या फिल करने के लिए काबिल लोग नहीं मिले हैं। मैं ये भी कहूँगा कि आप देखिएगा कि पिछले अभी रियाज पटेल साहब ने कहा कि 319 पोस्ट थे, एग्ज़ाम कॉलफर हुआ, उसमें से 2 या 3 लोग 1 डिजिट में क्वालिफाई कर पाए। तो मैं ये कहूँगा कि टीईटी, फिर उन्होंने ये भी कहा कि टीईटी जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके स्टैंडर्ड को री एग्जामाइन किया जाए, रिविज़िट किया जाए। तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, ये तमाम मुतालबात दुरुस्त हैं, लेकिन काबिलियत वो लेवल की नहीं है जैसा एग्ज़ाम चाहता है। तो अब हम ये कहेंगे कि चलिए पहले आ तो जाने दीजिए, इंजीनियर्स को भी आने जाने दीजिए, उनको भी एग्ज़ाम अपीयर होने दीजिए। अब मेरे केस की बात ले लीजिए कि मैंने जब टीईटी एग्ज़ाम लिखने की मुझे परमिशन मिली, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने परमिशन दी, तो मेरा पेपर 1 भी क्लियर हुआ, पेपर 2 भी क्लियर हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मैं उसके स्टैंडर्ड को कम कहूँगा, ठीक ठाक स्टैंडर्ड रहा, मैंने क्लियर किया है। तो मैं ये कहूँगा कि आ जाने दीजिए, बीएससी वाले कैंडिडेट्स का और प्रिपेयर होने का मौका मिले, और कंपटीशन जब बढ़ता है तो काबिलियत निखर के आती है, ये हमेशा याद रखी जाए ये बात। आपका सीधा सीधा कहना ये है कि जिस तरह से जो ग्रेजुएट रहते हैं, बीएससी एमएससी ग्रेजुएट रहते हैं, उनके अंदर जो काबिलियत रहती है एक बनिस्बत तो इंजीनियरिंग की कम रहती है, आपका कहना ये है? नहीं, ये मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि कंपटीशन बढ़ने दीजिए, बढ़ने के बाद हम इस पर फाइनल तबसरा करेंगे। रियाज पटेल साहब, आपके क्या? मेरा क्या कहना है सर में, अगर AICTE के जो प्रकाश जावड़ेकर साहब जब यूनियन मिनिस्टर थे, उस वक्त उनकी मीटिंग होती है और उसमें सिलेबस बनाने की बात होती है। तो सिलेबस बनाने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है उसमें कारपोरेट सेक्टर से भी लोगों को बुलाया जाता है, ताकि वो कारपोरेट के डिमांड को सामने रखकर इंजीनियरिंग के जो सिलेबस है उसको डिज़ाइन किया जाए। नंबर 1, यानी प्योरली बीई के थ्रू ये चाह रही है गवर्नमेंट या AICTE के ये स्टूडेंट जो है टेक्निकली बहुत साउंड हो, आगे बढ़े। नंबर 2, दूसरा जो पॉइंट है कि जैसा एग्जांपल अगर मैं बताऊं कि ये दो कंपटीशन से होगा क्या, बीई और बीएससी ग्रेजुएट के कंपटीशन से होगा क्या कि एक इम्बैलेंस सा क्रिएट होगा। क्योंकि देखिए, अगर बीई कैंडिडेट्स की बात अगर हम करें कि वो PUC के बाद CET पास करके बीई को जाते हैं, जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स होते हैं वो BSc के लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब दोनों का कंपटीशन होता है कि जो इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट है वो अपने पढ़ाई के दौरान में 16 सब्जेक्ट पढ़ता है एग्जाम्पल के तौर पे, और ज़्यादातर उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जहाँ यहाँ तक कि BSc का जो स्टूडेंट है वो 6 सब्जेक्ट के साथ कुछ प्रैक्टिकल भी कर लेता है। तो जब दोनों का कंपटीशन कराया जाएगा तो ये इक्वल ये कंपटीशन नहीं रहेगा। इसमें जो है कहीं ना कहीं ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है वो पीछे आ जाएंगे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1। दूसरी चीज, असल में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स वापस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इंजीनियरिंग में जॉब्स नहीं है। इंजीनियरिंग के जो सिलेबस है उसका स्टैंडर्ड शायद ऐसा गिर चुका है कि वो इस काबिल नहीं है कि जॉब नहीं ले सके। वहां से नाकामी के बाद वो पलट कर बीएड की तरफ आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट इस पर रिविजिट करे कि उनके सिलेबस को सही बनाए, जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करें, यहाँ पर वापस लाकर एक ऐसा कंपटीशन का एनवायरनमेंट नाम बनाए कि जिससे इम्बैलेंस हो सोसाइटी में, अनएम्प्लॉयमेंट आगे बढ़े। तो ये भी जो है मेन रीजन है। अब ये फैसला अगर हुआ है, चलिए इसका एक अच्छे पहलू भी हैं जो लाए जा रहे हैं, एक नेगेटिव पहलू भी ये है कि जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग करके बाहर निकलेंगे वो स्ट्रगल जो होना है उनको, एक बाहर जाकर जो जॉब ढूंढने की स्ट्रगल है, इंडस्ट्री में जाने की स्ट्रगल है, वो उससे मुंह चुराते हुए वापस बीएड की तरफ आने की कोशिश करेंगे। तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो इंटेलिजेंट इंजीनियर्स हैं वो वापस इसकी तरफ आएंगे।
नेक्स्ट चीज और एक जो बता रहे थे आपके बीई पढ़ाने वाला भी बीएड पढ़ा सकता है। मेरा ये कहना है कि ग्रेजुएशन कोर्स में हम प्योरली सब्जेक्ट के फाउंडेशन को, सब्जेक्ट को डीपली पढ़ते हैं, जबकि इंजीनियरिंग में क्या होता है कि सब्जेक्ट, अप्लाइड सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है, सब्जेक्ट को कैसे अप्लाई किया जाए वो पढ़ाया जाता है। तो 6 to 8 के जो स्टूडेंट है उनके सारे स्किल को लाने के लिए ये जरूरी है कि जो जिस ग्रेजुएट ने उन सब्जेक्ट को अच्छी तरह पढ़ा है वो उसको अगर अच्छी तरह से वो एक्सप्लेन भी कर सकता है, समझा भी सकता है। टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए सिर्फ एक फायदा ये रहेगा कि उनके पास टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा रहेगा। जिस तरह से अभी आपने बताया कि जो पिछली बार 2019 के अंदर 319 जो कॉल फॉर होते हैं, जिसमें सिर्फ 2 कैंडिडेट ही एलिजिबल हुए थे, आखिर इसकी क्या वजह है कि हमको इसका जो फेल होने की वजह, इतनी तादाद में फेल कैंडिडेट होने की वजह क्या हो सकती है? क्या अपने एक जो पढ़ाई की जो कंटिन्यूस रहती है उसको ये समझेंगे, अपने नाकामी समझेंगे, या फिर क्या इसका डोर आप किसी और के ऊपर डालेंगे? एक तो चीज़ है कि हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट बढ़ना चाहिए था, ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ मैं असल में गवर्नमेंट से भी यहाँ पर सवाल करूँगा कि सीटेट सेंट्रल टीईटी में जो क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं 82 कोई अगर ओबीसी कैंडिडेट ला लेता है तो वो क्वालिफाई है, लेकिन कर्नाटका के जो टीईटी होता है केटीईटी, कर्नाटका टीईटी में कंपलसरी जरूरी है कि वो पर्सन 90 मार्क्स लाए ही लाए, यानी कोई रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, नंबर 1। फिर 90 मार्क्स लाने के बाद फिर जब पोस्ट कॉल होते हैं तो पोस्ट कॉल होने के बाद जो सिलेबस दिया जाता है, हेवी सिलेबस दिया जाता है, इतना सारा सिलेबस पढ़ के आओ, आप पढ़ के आके जो है एग्जाम लिखो, तो यकीनन उसमें प्रॉब्लम होगा। तो गवर्नमेंट असल में इस पे रीलुक करे कि कहीं बीएससी, हाँ चाहिए गवर्नमेंट ये भी देखे कहीं बीएससी जो पढ़ रहे हैं बच्चे उसमें स्टैंडर्ड गिर गया क्या बीएड में कोई स्टैंडर्ड गिर, उसको सही करें। इंजीनियरिंग के भी ये चीज़ों को सही करे, ग्रेजुएशन के भी सही करे। जो अनएम्प्लॉयड ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने की सोचे गवर्नमेंट, ना कि दूसरों को अलाउ करे। मैं एक बात इसमें कहूँगा कि टीचर बनना, 6 to 8 टीचर बनना सिर्फ बीएससी वालों का हक नहीं है। पहली बात हम जहन में रख लें। मैं इस माध्यम से बीके न्यूज़ की सबको ये बताना चाहता हूँ कि बीएससी सिर्फ टीचर बनने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। बीएससी के बड़े ज़्यादा स्कोप हैं, बहुत ज़्यादा मकासद बीएससी के हैं। बीएससी जो फील्ड इंट्रोड्यूस हुई है वो रिसर्च की तरफ ले जाती है। प्योर साइंसेस को आप उसमें पढ़ते हैं, बारीकी से उसकी जानकारी हासिल करते हैं। जैसा इंजीनियरिंग में टेक्निकलिटीज़ हम डील करते हैं, उसी तरीके से बीएससी में रिसर्च ओरिएंटेशन, बारीक बीनी से आप प्योर साइंसेस का मुतालिया करते हैं। जहाँ तक 6 to 8 पढ़ाने की बात है, ये हर एक के लिए मुनासिब हो सकता है, चाहे आप बीएससी करें चाहे बीई करें। लेकिन जब बीएड आप कर लेते हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ से कंपटीशन बराबर शुरू होता है। बीएससी के मकासद में प्योर साइंसेस आपको पढ़ना है और बीई के मकासद में आपको टेक्निकल एजुकेशन हासिल करना है। लेकिन जब बीई और बीएससी दोनों लोग बीएड पढ़ लेते हैं तो वहाँ से कंपटीशन का आगाज़ बराबर होता है। अब जहाँ तक बात आप ही की बात में कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है वो ये है कि आप कहते हैं कि बीएससी में आप डिटेल ओरिएंटेशन की तरफ जाते हैं, बारीकी से पढ़ते हैं, और आप ही ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड को रिविज़िट किया जाए, टीईटी के सीटीईटी के सवालात को ज़रा देखा जाए, टीईटी के सवालात को देखा जाए, और पोस्ट फिल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आप ही की गुफ्तगू में। तो बस बात बताने की यही है कि जिस किसी शोबे के साथ, कोई भी कोर्स के साथ बीएड जुड़ जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो टीचर बन सकता है। और ये बात एनसीटी हमसे और आपसे बेहतर जानती है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन आपको पढ़ना चाहिए, उसने क्या डिसीजंस लिए हैं, क्यों उसने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक को एलिजिबल किया है बीएड कोर्स के लिए, वो आपको ज़्यादा से पढ़ना चाहिए ताकि सही से समझ में आ जा सके ये बात। क्या आप कुछ सर, ये आपकी एक बात पर मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन ये है कि बीएससी जो है प्योर साइंस की बात को मानता हूँ मैं। यहाँ पर क्या है, इसमें हम आगे जो है रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, यस ऑफ कोर्स, और दूसरे भी जो है ना फील्ड्स में जा सकते हैं। मगर टीचर्स के लिए अगर कोई पूछे तो आप कौन सा कोर्स करना है, तो हम जो है ना वही आपको जो है ना आंसर देना पड़ेगा। क्यों? अब आप फॉर एग्जांपल कोई आपको पूछ रहा है कि मुझे टीचर बनना है, ये फ़र्ज़ करो अभी तक तो हमको इंजीनियरिंग के लिए तो अपॉइंटमेंट नहीं मिला था, अब तक रिसेंटली मिला है हमको। तो अभी आप कोई पूछे आपसे कि जो है ना टीचर बनना है तो कौन से टीचर बनना है, पहले ये पूछा जाएगा। मैथ्स टीचर बनना है तो कहा जाएगा बीएससी करो, बीएड करो।
और आर्ट्स टीचर बनना है BA करो, B.Ed करो, फिर जो है ना उसमें अगर साइंस है ना CBZ, ये तमाम चीज़ें। तो ये एक हमारा ये रास्ता तय था, फिक्स था फील्ड। तो ये हर किसी का एक शोबा रहता है, शोबे इसलिए ही बनाए जाते हैं ताकि स्पेशलिटी उसके अंदर क्रिएट हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहें कि BSc के साथ B.Ed जुड़ गया, सेम फील्ड हो गई, यानी कि BE के साथ B.Ed जुड़ गया, तो वही यहाँ ना कंपटीशन में आ गए, सभी एक ही कतार में आ गए। तो ये कल के दिन क्या हो जाएगा, मेरी नज़र में ये गवर्नमेंट का तो जहाँ ना फैसला आ गया सो है, मगर इसको हम जहाँ ना मेरी नज़र में ये बता रहा हूँ मैं, आगे इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। कैसा? अब आप डिमांड कर रहे हैं इंजीनियरिंग वाले कि मैं हम लोग टीचिंग में आने के लिए, यानी कि इंजीनियर टीचर बन सकता है। कल के रोज़ क्या हो सकता है, जहाँ ना इंजीनियर जहाँ ना क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है इसलिए डिमांड कर सक रहे हैं, कर रहे हो, ये भी एक पॉइंट हो सकता है ना। तो कल के दिन जो है लॉयर्स बोलेंगे जब इंजीनियर बन सक रहा है तो हम क्यों नहीं बन सकते। फिर जहाँ ना डॉक्टर्स बोल सकते हैं जब जहाँ ना इंजीनियर बन सक रहा है तो हम क्यों नहीं बन सकते। टीचिंग मेरे ख्याल से मेरे को ऐसा लग रहा है कि टीचिंग को एक जहाँ ना एक सिक्योर प्लेस और जहाँ ना सेफ प्लेस मानकर जहाँ ना लोग इंटर हो रहे हैं। दूसरा इसमें कुछ मुझे एक मजबूरन, यानी कि हम जो बन रहे हैं यहाँ पे टीचर, हम बाई चॉइस है सर, हम जहाँ ना बाई चॉइस जहाँ ना टीचर बने से हैं, आप जहाँ ना बाई चांस टीचर हैं। आपकी बात नहीं बता रहा मैं, हाँ, इंजीनियर से बात बता रहा हूँ मैं, जो आएंगे, हाँ जो आएंगे टीचर, ये बाई चॉइस होंगे, ये बाई चांस होंगे। तो इतनी बात इनकी भी एक बात दुरुस्त है कि एक टीचर्स को एक अलग से प्रोफेशन है, उनका अलग से एक रुतबा है। अगर उसे हर कोई प्रोफेशनल इसको अगर टीचिंग फील्ड में आता है तो इसका असर काफ़ी जो ग्रेजुएट्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उनके पर फ़र्क पड़ता है। तो इस अगर देखेंगे आप तो आपको दूसरे प्रोफेशन से भी क्या उनको भी आप सलाह देंगे कि वो टीचर फील्ड में आए? देखिए मैं दो बात कहूँगा यहाँ पर, बड़े मज़े की बात है कि उसूली बात ये है कि जो आदमी जो इल्म रखता है उसको बांटे, वो उसके लिए एलिजिबल हो। ये उसूली बात है कि अगर मैं कोई चीज़ का इल्म रखता हूँ तो मैं उसको दूसरों के देने के काबिल बनूँ, ये उसूली बात है। मैं अगर मैथ्स और फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ाऊँ मेरे सब्जेक्ट में, मेरे कोर्स में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे BSc हो, अगर मैं पढ़ाऊँ और अगर मैं उसके साथ ये भी सीखा हूँ कि उसको पढ़ाना कैसे है, B.Ed के ज़रिए जो मैंने सीखा है, और मैंने जो सीखा है वाकई में वो कंटेंट उतना काफ़ी है जिन क्लासेस को मुझे पढ़ाना है, तो मुझे पढ़ाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये उसूली बात है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि सिद्दीक सर ने कहा कि अब तक हम सजेस्ट करते रहे हैं कि टीचर बनने के लिए BSc कीजिए, B.Ed कीजिए, मैथ्स पढ़ना है तो PCM कीजिए, और आर्ट्स सोशल साइंस अगर पढ़ानी है तो BA कीजिए, B.Ed कीजिए, टीचर बन सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इंजीनियरिंग के साथ अब तक नाइंसाफ़ी होती रही थी। अब तक हम जो इंजीनियर्स पहले से बने थे उनको हक़ नहीं मिला था पढ़ाने का। ये मैं कहूँगा कि अब तक जो है सिर्फ जो कहा जाता था कि BSc करके B.Ed करें टीचर बने, और ये नहीं कहा जाता था कि BE करके भी टीचर बने। 2016 से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 16 से पहले अपनी जगह अपनी बात है। 16 से जब NCT ने कहा कि इंजीनियरिंग लोग B.Ed कर सकते हैं तो हमने उसको वो लेवल से इंट्रोड्यूस नहीं किया, अवेयरनेस हमने नहीं लाया कि भैया आपके पास चलिए दो ऑप्शन है। जैसा BSc वालों के पास ऑप्शंस हैं, BSc वालों के पास ऑप्शंस हैं कि वो हायर स्टडीज़ करें, MSc करें, या BSc वालों के पास ऑप्शन है कि वो हमारी फील्ड में आए, सॉफ्टवेयर फील्ड में। वी मोस्ट वेलकम देम, कि हमारे MNCs जो है उनको वेलकम करती हैं। बहुत सारे बसव कल्याण के ही एग्जाम्पल्स हैं जो BSc सादी सीधी BSc करके एक TCS में कोई जॉब कर रहा है कई वर्षों से, अभी UK लंदन में वो लोग हैं, तो वो भी BSc के लोग भी हमारी भी फील्ड में आ रहे हैं। हमारे पास ग्रेजुएशन होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसके ज़रिए से MNC सेलेक्ट करती हैं, वो वहाँ पे भी आ सकते हैं, रिसर्च में वो जा सकते हैं। तो BE वालों को हम ये बोल सकते हैं, अगर कोई पूछता है कि मुझे मैथ्स का टीचर बनना है तो अब मैं उसको ये सलाह दूंगा कि भैया तू BE कर, BE कर, BE के बाद दो ऑप्शन रहेंगे तेरे पास, या तो इंडस्ट्री में जॉब कर, या नहीं अगर तेरा दिल बोलता है वापस आना है तो आकर के पढ़ा बच्चों को, क्योंकि तू पढ़ा हुआ होता है। वो मैथ्स पढ़ाना कैसे है वो तुझे सीखना है बस B.Ed करके। तो मैं अब उसको ऐसी सलाह दूंगा। और अब तक इंजीनियर्स का हक तल्फ किया जाता रहा है, अब यहाँ से हमको मौका मिलेगा। अब तक सिर्फ BSc PCM के लोगों को ही मौका मिला था
कि वो टीचर बने। अब यहाँ से बीई के लोगों को भी वो मौका मिलेगा। आपकी क्या इसमें मेरा क्या बोलना है, मैं पहले डेफिनेशन बता दें कि प्रोफेशनल कोर्स है, जॉब रेडी कोर्स है। कोर्स कंप्लीट करते ही जॉब को आपको जाना है, और AICTE अपने खुद जब सिलेबस कमेटी बुलाती है तो उसमें ये डिफाइन है कि ये इंडस्ट्री लेवल का कोर्स है, मतलब ये एजुकेशन लेवल का कोर्स नहीं है। मतलब ये बाई चॉइस इंजीनियर्स नहीं आ रहे, बाई चांस आ रहे हैं। नंबर 1 पहली चीज। दूसरी चीज ये बता रहे थे कि BSc करने के बाद भी हम टेक्निकल फील्ड में आते हैं। मेरा सवाल है कि मैं CBZ स्टूडेंट हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ा हुआ हूँ, मैं बॉटनी जोलॉजी पढ़ा हुआ हूँ, मैं कैसे आपके सॉफ्टवेयर फील्ड में आ सकता हूँ? मैं बता सकता हूँ। ये बात ऐसी होगी, बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे आपको। ये बात कैसे ऐसी होगी कि मतलब हम यहाँ पर वही छीना झपटी का काम बहुत करेंगे। कम केसेस हैं। मैं उनके फील्ड में जाऊंगा, वो मेरे फील्ड में जाएंगे, तो इससे बेटर ये है कि आप अपने फील्ड में रहिए, मैं मेरे फील्ड में रहूंगा। क्योंकि मैं डिफाइन करके आया था कि मुझे टीचर बनना है, तो मैं इसी में कोशिश करूंगा। मैं प्योर साइंस का अच्छा नॉलेज रखने वाला हूँ, आप अप्लाइड साइंस का नॉलेज रखने वाले हैं, आप अप्लाइड साइंस को इंडस्ट्री में लगाइए, मैं प्योर साइंस को जो है मैं अपने एजुकेशन में लगाऊंगा। दिस इज अ सिंपल थिंग। सर और मेरा ये मानना है कि टीचिंग जो है किसी खास फील्ड वाले टीचिंग करना बोल के ये चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाए और लॉ के स्टूडेंट्स को कौन पढ़ाए? वो भी तो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को teaching कर सकते पढ़ाइए, हैं। BE स्टूडेंट्स को पढ़ाइए, उससे किसी से नहीं रुका। सवाल 6 to 8 का है। अभी सिद्दीक सर ने बहुत ही प्यारी बात कही, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा कि क्या लॉ वाले भी सोशल स्टडीज पढ़ाएंगे, क्या डॉक्टर्स भी वापस आकर के साइंस पढ़ाएंगे? बिल्कुल मैं कहूँगा कि वो लोग भी कोर्ट में लीगल फाइट करें। वो लोग भी, डॉक्टर अगर कोई है, अगर वो वापस 6 to 8 आना चाहता है, मोस्ट वेलकम इन दैट फील्ड। हमको चाहिए लोग जिसमें जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाइड पढ़ा सकें, क्योंकि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही चाहती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कराना चाहती है बच्चों को। तो आप बिल्कुल वापस आइए, लीगल फाइट कीजिए। कोई लॉयर हैं तो वो भी वापस फाइट कीजिए और कहें गवर्नमेंट को, बताएं कि भाई हम भी सोशल साइंस पढ़ा सकते हैं। क्योंकि 6 to 8 के लिए जो पढ़ाने का कंटेंट होता है वो हर कोई पढ़ा होता है मेरे हिसाब से। अब NCT के सामने फाइल जाएगी, फिर से NCT देखेगी कि लॉयर क्या पढ़ा होता है, एक डॉक्टर क्या पढ़ा होता है, क्या हम उसको एलिजिबल करें। अगर वो समझती है कि हाँ भाई इसने पढ़ा है, इसको एलिजिबल करना चाहिए, मोस्ट वेलकम। आप भी ज़रूर आएँ, इंजीनियर्स हों, लॉयर्स हों या डॉक्टर्स हों। इस माध्यम से मैं ये कहूँगा कि वो भी लीगल फाइट करें। प्राइमरी एजुकेशन में, हाई स्कूल एजुकेशन में आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। जिस तरह से असद साहब का कहना है कि कोई भी प्रोफेशन हो वो आके क्या है बच्चों को पढ़ाए और अपनी महारत उन बच्चों के अंदर क्या है समेटे। तो आपका क्या नज़रिया है कि क्या बिल्कुल सही कर रहे हैं? मैं यही अल्फाज इनके मुझसे सुनना चाह रहा था कि वो इनवाइट कर रहे हैं MBBS डॉक्टर्स को, वो इनवाइट कर रहे हैं LLBs को। तो मैं वही तो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, इम्बैलेंस इन द अनएम्प्लॉयमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट फील्ड, दिस विल क्रिएट एन इम्बैलेंस। पहले तो जॉब्स हैं नहीं, जो जॉब्स हैं, जो अपनी अपनी फील्ड में जो सोच के जा रहा है, डॉक्टर सोच के जा रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो फिर जब डॉक्टर बनने में नाकाम होगा तो वापस वो फिर B.Ed की तरफ आएगा। इंजीनियर बनने में इंजीनियर नाकाम होंगे तो वापस वो B.Ed की तरफ आएंगे। मतलब दिस इज क्लियर कि वो क्यों आ रहे हैं वापस, क्यों नाकाम हो रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं। सारे लोग आए, सारे लोग फाइट करें, सारे लोग इसी के लिए लड़े, बाकी के जॉब्स को, प्रोफेशनल जॉब्स को छोड़ दें। मैं फिर से कहूँगा कि टीचिंग सिर्फ BSc का हक नहीं है, नहीं है, नहीं है। BSc के भी बहुत सारे मकासद हैं। आप प्योर साइंसेस पढ़ते हैं, रिसर्च के साइंसदान बनना सबसे बड़ा मकसद है BSc का, ये उसके मकासद में लिखा हुई चीज़ है। आप चूंकि टीचिंग में आते हैं, B.Ed जुड़ जाता है, इसलिए आप टीचिंग में आते हैं। आप सिर्फ BSc करके टीचिंग में नहीं आ सकते हैं, BSc करके टीचर नहीं बन सकते हैं, ये याद रखें बात। हम BSc करके B.Ed करके टीचिंग में आते हैं। तो अब यहाँ से आप ये देखेंगे, एक इम्बैलेंस की जहाँ तक बात हो रही है या नाकामी की जहाँ तक बात हो रही है, मैं ये कहूँगा कि NCT बॉडी को उसका काम करने दिया जाए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन को काम करने दिया जाए। वो तय कर ले कि कंटेंट क्या है। उसूली बात मैंने बता दी कि अगर मैंने कोई चीज़ पढ़ी है और उसको मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैंने सीखा है, तो मुझे भरपूर मौका मिलना चाहिए उसके लिए। आपका जैसा कि सीधा सीधा कहना यह है कि जो शख्स आगे पढ़ रहा है, अगर वो आगे बढ़ने में नाकाम होता है तो वापस कम बैक करके फिर से क्या है बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मेरा ये कहना नहीं है, मेरा कहना ये अगर है, पास हो गया तो आगे, अगर फेल हो गया तो पीछे। नहीं, मेरा कहना ये है, फेल कैसे होगा? इंजीनियर तो बनना है उसको, BE डिग्री चाहिए उसको, जैसा BSc डिग्री चाहिए। BSc के भी बहुत सारे लोग घर में बैठ के एग्जाम देते हैं। BSc का क्या हाल चाल है आपको भी पता है, BE का क्या हाल चाल है मुझे भी पता है। तो डिग्री तो मस्ट है, वो ग्रेजुएट होना मस्ट है। जैसा BSc ग्रेजुएट होते हैं वैसा इंजीनियर भी ग्रेजुएट होता है। नाकाम की कहाँ बात हुई? अब बात यह है कि वो इंजीनियरिंग करते हुए
उसके जहन में अगर दो रास्ते हैं कि या तो वो टीचिंग करे या जॉब करे, उसके हाथ में है, चॉइस उसकी है। अब गवर्नमेंट ने चॉइस दे दी है उसकी, तो वो तय कर लेगा देख करके कि भाई उसको वहाँ जाना है जॉब के लिए, या वापस क्यों कह रहे हैं आप इसको। 6 to 8 प्राइमरी चीज़ है, सबसे पिलर है वो हमारा, वो वापस नहीं है। और मिनिमल लोग आएंगे, मेरा अंदाज़ा जो घबरा रहे हैं और जो रिविजिट की बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड ऑफ टीईटी की, ये घबराहट की बात है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा इंजीनियर्स नहीं आएंगे इस शोबे में, टीचिंग हर किसी की चीज़ नहीं है। और एक बात मैं बता दूं कि गवर्नमेंट का सिलेक्शन कैसे है टीचर का, बहुत ही सिद्दीक साहब ने भी उसको कहा, बारीकी से उसका जायज़ा लिया, बहुत ही सेलेक्टिव है, सब लोग उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। बीएससी के लोग जो इतने काबिल हैं, प्योर साइंसेस पढ़े हुए हैं, डिटेल पढ़े हुए हैं, वो भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं टीईटी को। तो इंजीनियर जो थोड़ा सा कम डिटेल में पढ़ा हुआ है वो हर इंजीनियर क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, सेकंड बीएड करना चाहिए, थर्ड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखना चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में पास होता है, उसके बाद सीईटी लिखना चाहिए, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट टीचर का। उसमें भी सीईटी में ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, उसको मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर का है, वो क्लियर करेंगे ही तो रैंकिंग काउंट होगी, नहीं तो रैंकिंग काउंट नहीं होगी। तो इतना ज़्यादा सेलेक्टिव प्रोसेस है। हमारे पास वैकेंसी 319 है तो 2 फिल होती है, प्योर साइंसेस के लोग मौजूद हैं उसमें। तो ये हाल उनका है, तो इंजीनियर्स लोगों का हाल तो और कम हो जाएगा, ये मेरा कहना है। तो घबराने की ज़्यादा कोई बात नहीं है, सेलेक्टिव प्रोसेस है, काबिल लोग ही चन करके ऊपर आएंगे। नाकाम इंजीनियर आ ही नहीं सकता इस फील्ड में। नाकाम इंजीनियर ना ही टीईटी पास कर सकता है, ना सीईटी पास कर सकता है। और नाकाम किसको कहेंगे वो भी मुझे पता नहीं है आपके डेफिनेशन से, कि क्या वो जॉब ना ले पाए ये नाकामी है, क्या एम्प्लॉयमेंट कम है उसके सेक्टर में, वो वापस इसकी तरफ सोच रहा है, क्या इसको आप कैंडिडेट की नाकामी कहेंगे या गवर्नमेंट की नाकामी कहेंगे, ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। सर 1 मिनट हो, यहाँ पर क्या है मालूम है, हम घबराने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बात इस बात की हो रही है कि जस्टिस की बात हो रही है। यहाँ पर टीचर्स को आप देखिए, आप ही खुद बता रहे हैं कि बीई करने के बाद आपको जो है ना 2 रास्ते मिल रहे हैं। 2 रास्ते क्या है कि एक तो जो है ना गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई हो रहा है, आप और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है। और एक रास्ता है मैं बताता हूँ आपको, सिविल सर्विसेज के लिए, ठीक है। 3 रास्ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे टीचर के लिए कितने रास्ते हैं? टीचर के लिए जो है ना एक सिविल सर्विसेज के लिए जा सकता है, और दूसरा जो है ना आपको टीचर के लिए कौन सा कोर्स है वो आप बता दें तो आसानी हो जाएगी। हाँ, टीचर के लिए बता रहा हूँ ना मैं आपको। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एमएससी बीएड हूँ, इसमें रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, तो आपको वो भी क्लेरिफाई कर देता हूँ मैं आपको। रिसर्च जब आप साइंटिस्ट भी बनते हैं, रिसर्च भी करते हैं, तो आप जो है ना एक प्रोफेसर कहलाते हैं। तो उसमें रिसर्च में जो है ना हर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में नहीं जाता, रिसर्च करने के बाद भी वो एक पीएचडी होल्डर कहलाता है, एक प्रोफेसर कहलाता है, तो तब भी उसको जॉब करना है एज ए टीचर, ठीक है। अब उसमें जो है ना यहाँ पे टीचर के साथ नाइंसाफी ये हो रही है कि इसमें जो है ना आपको 3 रास्ते जैसा आपको मिल रहे हैं वो रास्ते नहीं मिल रहे हमको। एक, हम इंडस्ट्री फील्ड में नहीं जा सकते, सिर्फ हमको बच रहा है कि आपने तो गवर्नमेंट जॉब। अब गवर्नमेंट जॉब में भी आप लोग आएंगे तो हमको क्या करेंगे बोलिएगा, उसमें भी हमारे जो है ना कॉम्पिटिशन बढ़ेगा। ये एक इनजस्टिस हो रहा है, इतना ही बताने की बात है। लेकिन इंडस्ट्रीज फील्ड में नहीं जा सकते बोल के आप नहीं बोल सकते, क्योंकि नहीं, मतलब बीएससी होल्डर्स हैं जो आज इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। वेरी लेस क्वांटिटी, जिसमें क्या हमें एरिया कम है। ऐसा क्यों है मैं बता देता हूँ। आप जो बता रहे हैं, सबसे पहली बात यह है कि हमने बीएससी का अवेयरनेस जिस तरीके से करना उस तरीके से नहीं किया है। समाज में हमने बीएससी को सिर्फ टीचिंग हद तक जोड़ करके रखा, इस वजह से हमारा ये इम्प्रेशन है। अगर हम ये कहते हैं कि बीएससी का मतलब ये है कि आप चीज़ों को बारीकी से पढ़ते हैं, आप एक साइंसदान, एक डिस्कवरी आप कर सकते हैं, साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। सिर्फ 6 to 8 टीचर का ही एक रास्ता खुला हुआ नहीं है। तो हमने जो एक गलती किया अवेयरनेस को लेकर के कि हमने बीएससी को 6 to 8 टीचर से ही जोड़ करके रखा है। अलबत्त लेकिन बीएससी का स्कोप बहुत वास्ट है, पहली बात। दूसरी बात, बीएससी अगर हम एक ग्रेजुएशन उसको मानते हैं तो सिविल सर्विसेज में भी बीएससी ओपन है। बीएससी के ग्रेजुएट जो है सिविल सर्विस को भी कॉम्पीट करते हैं। फिर तीसरी बात, इंडस्ट्री की जहाँ तक बात है, देखिए इंडस्ट्री में मैं कहूँगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री स्पेशली एमएनसीज जो आ रही हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज जो बात है,
वो बिल्कुल बीएससीज को अलाउ करते हैं, उसका अवेयरनेस हमने नहीं दिया जैसा देना है। शॉर्ट कोर्सेस होते हैं कुछ, और आपका सिर्फ ग्रेजुएशन वो लोग देखते हैं, ग्रेजुएशन प्लस आपका एप्टीट्यूड देख करके आपको रिक्रूट करते हैं। ये भी, इसका भी अवेयरनेस हमने नहीं दिया। इस वजह से हम सिर्फ पब्लिक के जहन में एक ही बात बिठा रहे हैं, टीचर बनना है बीएससी करो, टीचर बनना है बीएससी करो, 6 to 8 टीचर बनना है बीएससी करो। बीएससी को हमने लिमिट कर दिया है। हम अगर उसको खोल दें तो इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के इस फैसले से जिसके हक़ में फ़ैसला आया है वो खुश हैं, जिसके हक़ में फ़ैसला नहीं आया वो नाखुश हैं। इस तरह से कंट्रोवर्सी चलता रहेगा। आप सभी मेहमानों का जो अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए और इस टॉपिक पे क्या एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा गवर्नमेंट सर्वेंट टीचर बन सकता है जो 6 to 8 क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता है, इस टॉपिक पे बात किए। आपने अपने कीमती राय, कीमती मशवरे हमारे सामने पेश किए, हमारे दर्शकों के सामने बताए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तालीम के जो मैदान में एक आने वाली जो जनरेशन है एक अच्छी तालीम, अच्छी सलाहियत, अच्छी तरबियत लेके हमारे सामने आए। और गवर्नमेंट भी क्या है, आप लोगों सबके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाले, हम उम्मीद करते हैं। और इतना कहते हुए हम आज का ये जो प्रोग्राम है, आज का जो डिबेट है, हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप सबका शुक्रिया। थैंक यू सो मच।